वेलकम बैक वंस अगेन। हम मैक्सिमम शोज़ करते रहते हैं आपकी सेहत से रिलेटेड, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी ये होता है कि आप सेहतमंद रहें, क्योंकि हमारे यहाँ लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो चुके हैं। खाना पीना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रात के टाइम का खाना, क्योंकि आजकल वैसे ही आपको पता है जी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हर बंदा जो है वो लेट नाइट जाग रहा है, रात के टाइम खाना खा रहा है। और हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें, बड़ों में छोटों में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मसला बनती चली जा रही है। ख़ास तौर में बच्चियों में आगे चल के इसके बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब मोटापे का इलाज जब आपने करना है तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो सोशल मीडिया से देख के, इधर उधर से लोगों के एक्सपीरियंस सुन के, वो जैसे रंग गोरा करने के लिए ड्रिप्स आई थी तो सभी लोगों ने इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाना शुरू कर दी। अब मोटापे के लिए भी जो इंजेक्शन मार्केट में मौजूद है, हर कोई वो लगवाना शुरू कर रहे हैं। नहीं देख रहे कि जी आपकी एज क्या है, ख़वातीन क्या वो लगवा सकती हैं, नहीं लगवा सकती हैं। बच्चियां जिनकी शादी अभी कुछ ही महीनों में होने वाली है, वो जी अच्छा दिखने के लिए, अपना वेट कम करने के लिए इंजेक्शन लगवा रही हैं। वो लगवा सकती हैं, नहीं लगवा सकती हैं। ये इंजेक्शन स्पेसिफिकली है किन लोगों के लिए, और अगर मैं या आप लगवा रहे हैं तो उसका नुकसान कैसे हो सकता है। एंड येस, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर आप नहीं लगवा रहे, खुद से आप किसी का एक्सपीरियंस सुन के वो इंजेक्शन लगवाने पहुँच गए हैं, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, गुर्दों का मर्ज़ आपको लाहक है, तो आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। अगर ये इंजेक्शन आप मुसलसल लगवा रहे हैं तो इसके नुकसानात क्या हैं, इस पे हमने बात करनी है। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये मोटापा बता दें कितना बड़ा मसला है। हम मर्द, ख़वातीन, इवन बच्चों में देख रहे हैं ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है, कितनी ख़तरनाक है। देखिए, ओबेसिटी ख़तरनाक तो है इसलिए क्योंकि इंसानी जिस्म में अगर चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो जाए, फ़ैट, तो वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। जब आपका वज़न ज़्यादा होता है तो आपको शुगर का मसला लाहक होने का खदशा बढ़ जाता है, दिल की तकलीफ़ बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल, किसी भी एज में। वो जाहिर है जो फैट सेल्स हैं वो असल में बचपन में डेवलप होते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वो चर्बी की मिकदार जो ज़्यादा हो जाती है, वो चर्बी आपकी खून की नालियों में भी जमा होना शुरू हो जाती है, आपके जिगर में भी जमा होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन के नीचे सबकुटेनियस फैट में भी जमा होना शुरू कर देती है, और वो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देती है, जिससे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें डायबिटीज़ सरे फहरिस्त है। और ये फिर रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे हार्ट डिजीज़ का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, इसके अलावा जोड़ों के मसले। अच्छा। देखें, आप अल्लाह ताला ने एक स्केलेटन आपका बनाया है, उस पर एक स्पेसिफिक वज़न को सहारने की हिम्मत और ताकत है। अगर आप उस पर डबल वज़न डाल देंगे तो ऑब्वियसली हड्डियाँ चीखें मारेंगी, दर्द करेंगी, और फिर आपको जोड़ों के मसाइल भी शुरू हो जाएंगे। सो ओबेसिटी इटसेल्फ एक कंडीशन है जो कि बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है, इसलिए हमें अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान अब नंबर 1 है दुनिया में एडल्ट पॉपुलेशन में ज़ियाबीतस के तनासुब में। सो अगर हम अपने वेट को रिड्यूस कर लेंगे तो ज़ियाबीतस के जो टारगेट्स हैं उनको जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए जी, ये मार्केट में जो इंजेक्शन मौजूद हैं, धड़ाधड़ लोग लगवा भी रहे हैं। वो लोग जिनको बहुत शौक आया है जी हमने स्मार्ट होना है, फटाफट शॉर्टकट की तरह, हमने बहुत सारे लोगों को कीटो डाइट करते देखा ना, फिर उसके जो बाद में असरात लोगों के, किसी के बाल उतरना शुरू हो गए, किसी की स्किन, किसी के साथ बहुत सारे मसाइल। ऐसे ही अब इन इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ये इंजेक्शंस सेफ़ हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि किन लोगों को वेट लॉस की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नॉर्मल BMI है तो आप सिर्फ बहुत स्किनी या पतले होने के लिए या मॉडल फिगर हासिल करने के लिए इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दें। बाहर कोई ये चाहता है। देखिए, वो लोग जो ओवरवेट हैं और उनको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे उनका हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, प्री डायबिटिक रेंज के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या उनको कोई जोड़ों का मसला है, उन लोगों को ओवरवेट पेशेंट्स के साथ वेट रिडक्शन बताई जाती है। एक वो पेशेंट्स हैं जो मॉर्बिडली ओबीस है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि सांस फूलता है चलने से, चलने फिरने में मुश्किल है, उनको तो डेफिनेटली वेट लॉस की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे बीमारियों का इलाज स्टेप वाइज होता है, इसी तरह मोटापे का इलाज भी स्टेप वाइज है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंजेक्शन लगाए और वज़न कम कर लिया। सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपकी डाइट और एक्सरसाइज है। यानी आप कह रही हैं इंजेक्शन लगवा लें, डाइट कंट्रोल फिर भी करनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल।
डाइट और एक्सरसाइज, कैलोरी डेफिसिट में जाना एक पहला स्टेप है। उसके बाद आती है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मोटापा। उस मेडिकल मैनेजमेंट में फिर अद्वियात हैं, जिनमें अब ये जो नए इंजेक्शन्स आए हैं, इनको जो मेडिकल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इनको कहते हैं। GLP असल में हमारे जिस्म में एक हार्मोन है जो कि हेल्प करता है हमारी ब्लड शुगर को कम करने के लिए। डायबिटिक पेशेंट्स में इसका असर कम हो जाता है, इसलिए इन पेशेंट्स में बाहर से इस जैसा मॉलिक्यूल इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है जो हमारी शुगर और शुगर जो चर्बी है उसको बेहतर करता है, उसके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स आपके लिवर के अंदर हैं, जो आपकी सबक्यूटेनियस फैट है उसको कम करता है, जिससे शुगर बेहतर होती है। तो ये असल में शुरू में शुगर के इलाज के लिए ही अप्रूव हुए थे, और जो FDA जो वर्ल्ड अथॉरिटी है अप्रूवल करती है ड्रग्स की, वो डायबिटीज़ के इलाज में इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल अप्रूव हुआ था। फिर देखा गया कि इनका वेट का बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ये वेट लॉस करते हैं और मरीज़ों का वेट कम करते हैं। और रिसर्च ने क्योंकि ये भी शो किया कि अगर आप अपना 10 से 20% बॉडी वेट कम कर लेते हैं, 10-20% से मुराद ये है कि अगर किसी बंदे का 100 किलो वज़न है और वो 90 kg के ऊपर आ जाता है तो उसकी शुगर इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और कई पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ रिवर्सल भी देखी गई। तो फिर इसकी ऑफ लेबल एक इंडिकेशन आ गई कि इसको वेट लॉस में भी इस्तेमाल करें। वो जो डायबिटिक नहीं भी हैं पेशेंट लेकिन मोटापे का शिकार है, क्योंकि वो हाई रिस्क हैं या प्री डायबिटिक रेंज में है या मोटापे की वजह से और प्रॉब्लम्स जन्म लेने का खदशा है, तो उनको अगर हम वेट लॉस करा दें तो उनको लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट होगा। बाहर के ममालिक के अंदर इसकी इन्हीं इंजेक्शन्स की जो डायबिटीज़ के लिए अप्रूव्ड है, हाई डोजेज के अंदर वेट लॉस के लिए भी अप्रूवल है। डॉक्टर साहब आजकल वो हमारे यहाँ ना ट्रेंड है ना ज़ीरो फिगर होना, सो क्या 50-60 वेट के साथ भी ये इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, और अगर लगाए जा सकते हैं तो फिर इसके साइड इफेक्ट किस? देखिए, आपका वेट और आपकी बॉडी दोनों हेल्दी होना चाहिए। ठीक है। बहुत अंडर वेट होना, मैलनरिश्ड होना भी आपके लिए नुकसानदेह है। उससे फिर आपको कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन की डेफिशिएंसीज, वही जो हेयर फॉल, स्किन के ऊपर बैड इफेक्ट्स, एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, उनको पहले लाइफस्टाइल और डाइट, और फिर अगर आपका डॉक्टर तजवीज़ करे और वो समझे कि यह आपके लिए अप्रोप्रिएट है, तो आप इंजेक्शन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन्स के बाद इसी फैमिली की टैबलेट्स भी अब अवेलेबल हैं जो कि हेल्प करती हैं। इंजेक्टेबल जो हैं वो 3-4 वेराइटीज़ के इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं, और हर पेशेंट की प्रोफाइल को देखते हुए डॉक्टर सजेस्ट करता है उसके साथ क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना पड़ता है, कुछ लैब टेस्ट हैं जिनको रूटीन में देखना पड़ता है। सो ये जो हमने एक राइट, लेफ्ट एंड सेंटर हर किसी ने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया है बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो हैं जो क्वालिफाइड भी नहीं हैं इस वक्त वो इन इंजेक्शन्स को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। इवन लोग अपने दोस्तों से पूछ के, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को लिखती हूँ क्योंकि आई डील विद अ लॉट ऑफ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो मुझे जो ख़वातीन स्पेशली स्लिम होके आती हैं और बहुत खुश होती हैं और उनकी शुगर भी बेहतर हो जाती है, वेट भी बेहतर होता है, वो आके पूछती हैं डॉक्टर साहब बेटी को भी लगा दें अपनी उसकी, या फिर मेरी फ्रेंड को लगा दें, उसकी बेटी की शादी है तो वो कह रही है मैं भी महीना लगा के शादी वाला केस डिस्कस कर लें। अगर आपकी शादी, क्योंकि हम शादी सर पे हो तो हम कहते हैं 1-2 महीने पहले स्किन को जितना अच्छा चमका सकते हैं, वेट जितना कम, तो ये वेट कम के लिए आप शादी से 1-2 महीने पहले ये इंजेक्शन देखिए, जब ये इंजेक्शंस वेट लॉस करते हैं तो ये एक्चुअली फैट लॉस करते हैं, और फैट आपके जिस्म के जिस हिस्से में जमा है वो वहाँ से डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर मैंने स्पेसिफिकली उन लोगों को देखा है जिन्होंने ये इंजेक्शन लगवाए, ऐसे स्किन से ढिलक जाती है इसलिए क्योंकि ये जो फैट आपकी फेस में फिलिंग इफेक्ट करती है वो भी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन सैग कर जाती है। और अगर इसके साथ आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आपका मसल मास अच्छा नहीं है तो आपकी स्किन ढीली हो जाएगी एंड यू वुड स्टार्ट लुकिंग ओल्डर, चाहे आप 20s में हो। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करें। जो वेट लॉस इन इंजेक्शंस के साथ है वो पहले महीने में 1.1% है, सेकेंड महीने में 2.2% है, यानी मैक्सिमम 2 से 3 kg का वजन महीने में कम करना एक हेल्दी वेट लॉस के अंदर आता है। जो लोग बहुत मॉर्बिडली ओबीस हैं, जिनका BMI बहुत ज़्यादा है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत ज़्यादा है, या जिनको सीवियर रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, उनका वेट हम कम करने के लिए कई दफ़ा सर्जरी के ऊपर भी जाते हैं। और ये ब्रिज करते हैं इंजेक्शंस बिटवीन
सर्जरी के टाइम में थोड़ा सा वजन कम कर लें और फिर सर्जरी की तरफ जाएं। तो हर मोटापे का इलाज इंडिविजुअलाइज्ड होता है। बट मैं आपकी बातों से ये अंदाजा लगा रही हूँ ना कि ये तो एक एक स्टेप पे आपके डॉक्टर का डिसीजन है। बिल्कुल, और इसकी इनिशिएशन डोज कुछ और है, इसको कैसे बिल्डअप करना है, इसकी डोज कब बढ़ानी है, किस डोज पे पेशेंट स्टेबल है, उसके साथ क्या टेस्ट मॉनिटर करने हैं। कुछ लोगों को बहुत इंटॉलरेंट होते हैं, सीवियर नोजिया वॉमिटिंग इसके साथ हो जाता है, उनको देखने की ज़रूरत पड़ती है। पैंक्रेटाइटिस एक लबलबे की इन्फेक्शन है, वो होने का चांस होता है, ऑल्दो कम है लेकिन विजिलेंटली देखने की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो हमारा थायराइड का कैंसर है उसका रिस्क जो है स्टडीज़ के अंदर देखा गया कि इन इंजेक्शंस के साथ हो सकता है। अच्छा अना, बड़ी कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो फ़ौरन चाहते हैं कि ये इंजेक्शन लगे और मैजिकली वो महीने या 2 महीने में बिल्कुल पतले हो जाए। ऐसा हो भी रहा है डॉक्टर साहिबा क्या? देखिए, इसका वेट लॉस का इफेक्ट तो है लेकिन इसको मॉनिटर करके लगाना चाहिए। पहले वेट लॉस करते हैं, फिर स्किन सैग हो जाती है, फिर एस्थेटिक फिजिशियन के पास चले जाते हैं कि हमारी स्किन, तो एक वो विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते फिर इससे। और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें वाकई ही ज़रूरत है इंजेक्शंस लगाने की, लेकिन आप जब उनको बताते हैं कि ये आपको हेल्प करेंगी, आपकी शुगर को भी बेहतर करेंगे, आपके वेट को भी बेहतर करेंगे, तो वो इंजेक्शन से डरते हैं। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो नहीं लगा सकते। अभी तक हम अपने लोगों के जहन से ये कॉन्सेप्ट नहीं निकाल सके कि सुई आखिरी इलाज है। वो हमेशा इसको इंसुलिन समझते हैं, ये इंसुलिन नहीं है, ये इंसुलिन से डिफरेंट दवाई है लेकिन इंजेक्टेबल फॉर्म में है। और जैसे मैंने अभी बताया कि अब इसकी ओरल टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं जो कि FDA अप्रूव्ड हैं। सो हमें हर पेशेंट की प्रोफाइल को सामने रखते हुए इसको एडवाइस करने की ज़रूरत है और इसकी डोज को ग्रेजुअली बिल्ड करना है, पेशेंट की टॉलरेबिलिटी देखनी है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल को मॉनिटर करना है। और ये कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आपने बाज़ार से जाके ख़रीदी, 4 दिन लगाई, फिर छोड़ दी, फिर शादी आ गई, महीना लगाई, फिर छोड़ दी। ये इसका तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है जो कि प्रैक्टिस हो रहा है। अच्छा, अब जो पेशेंट की इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो उनको आप क्या कहते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करें? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है और अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को मेंटेन करना है। उसके साथ आप इंजेक्टेबल थेरेपी पे अगर डॉक्टर की तरफ से डाले गए हैं तो उसकी डोज को स्लोली बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम डोज से शुरू करूं और बस महीने 2 महीने में डॉक्टर साहब मुझे पतला कर दें। दिस इज़ नॉट द हेल्दी वे ऑफ वेट लॉस। इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जिसमें आप पहले बिल्कुल लो डोज से शुरू करते हैं, क्योंकि इसका ये असल में दवाई करती क्या है, ये दवाई जो हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है हमारे मैदे को कि खाना जो है उसको हजम करना है, या जो भूख का एहसास ना होना जिसे हम सेटाइटी या पेट का भरना कहते हैं, उसको इन्हांस करती है। तो ये खाने की क्योंकि एम्प्टिंग को स्टमक की डिले करती है तो खाना मैदे में पड़ा रहता है, जिस वजह से मरीज़ को और भूख नहीं लगती या फुलनेस की फीलिंग आती है। अब अगर खाना मैदे में पड़ा रहा है तो ऑब्वियसली वो खाना ऊपर को भी आता है, रिगर्जिटेशन भी करता है, नोजिया भी करता है और आपका खाने को दिल नहीं चाहता। तो कुछ लोगों में सिवियर नोजिया और इवन वॉमिटिंग भी रिपोर्ट की जाती है। सो इसलिए पहले बिल्कुल लो डोज से दवाई को शुरू करते हैं ताकि बॉडी को थोड़ी सी आदत हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत सिवियर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, इनटॉलरेंट होते हैं, उनको कई दफ़ा हमें स्विच करना पड़ता है, उन्हें बंद करना पड़ता है। देखिए, हर दवाई की जो थ्रेशहोल्ड है या जो एक्सेप्टेबिलिटी लेवल है वो हर बॉडी का डिफरेंट होता है। जैसे पेन का डिफरेंट होता है, किसी को चोट लगती है वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, किसी को जरा सा भी लग जाए तो वो पूरा दिन हाथ लेके बैठा रहता है। तो इसी तरह दवाइयों की भी साइड इफ़ेक्ट्स, दवाइयों की एक्सेप्टेबिलिटी वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है और डॉक्टर उसको मॉनिटर करके और आपके वेट लॉस को देख के, अगर मैं एक पेशेंट को लो डोज पे शुरू कर रही हूँ और उसका वेट 3 से 4 kg महीने में कम हुआ है तो शायद मुझे इससे ज़्यादा रैपिड वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रैपिड वेट लॉस के साथ फिर स्किन सैगिंग या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या GI अपसेट्स को भी मुझे डील करना है और फिर उसके लिए कुछ खाने की रद्दोबदल की ज़रूरत होती है। जैसे आप कहते हैं कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले लें, पेट भर के ना खाएं, खाना खा के लेटें ना, वॉक की रूटीन को बनाएं ताकि खाना हजम होने में कैफियत हो, खाने के साथ जो है बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं ताकि फुलनेस की फीलिंग ना हो। तो वो आपको डॉक्टर साथ साथ गाइड करता है। तो बेहतरीन यही है कि जब भी आप ये इंजेक्टेबल थेरेपी ऑप्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं, और इन द लॉन्ग टर्म आप इसके ऊपर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या नुकसान। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये इंजेक्शंस डायबिटीज़ या वेट लॉस का क्योर नहीं है, ठीक है, ये टूल हैं।
ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में। जब आप इनको बंद करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो वेट गया था वो परमानेंटली मैंने आपसे चला यही गया है। पूछना था कि हमने इंजेक्शन लगवा लिया, हम बस नॉर्मल हो जाएंगे, अच्छा जी वो वेट उसी तरह वापस भी आना शुरू हो जाता है? बाउंस बैक करता है। आप जब इंजेक्शन छोड़ते हैं तो वो तमाम मैकेनिज्म जिससे वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर रहा होता है, आपके सेटाइटी सेंटर या हंगर को सप्रेस कर रहा होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। आप अगर फिर से खाना पीना शुरू कर देंगे और एक्टिव लाइफस्टाइल और डाइट की एहतियात नहीं करेंगे तो यू विल रीगेन योर वेट। अब मुझे बता दें किन लोगों ने ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगवाने? अच्छा, वो लोग जिनको पैंक्रेटाइटिस का पहले अटैक हुआ है, यानी लबलबे की इन्फेक्शन हो सकती है, जिनको गॉल स्टोन्स होते हैं, जिन पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स, उनमें रिस्क पैंक्रेटाइटिस का ज़्यादा होता है। उन लोगों को भी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और एहतियात से लगाने चाहिए। वो लोग जिनको थायराइड की इशू है या उनकी फैमिली में थायराइड कैंसर है, उन लोगों को ये इंजेक्शंस एडवाइजेबल नहीं है। बहुत छोटे बच्चों में ये एडवाइजेबल नहीं है, ये एडल्ट एज में लगाते हैं। सो आप बहुत छोटी यंग बच्चों को नहीं लगा सकते हैं, आपको मशवरा करने की ज़रूरत है डॉक्टर से। कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जिसमें इसको लगाया जा सकता है। वो लोग जिनका नॉर्मल बीएमआई है, जिनका नॉर्मल वेट है, उनको और पतला होने के लिए इन इंजेक्शंस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओवरवेट और ओबीस लोग या वो लोग जिनको हाई रिस्क है डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और मोटापे के साथ एसोसिएटेड दूसरी प्रॉब्लम्स का, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक मोटापे के मुतालिक और बात भी मैं जो लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप मोटे हैं। देखिए, वेट स्केल पे एक आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाइट कितनी है और उस हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना है, और उससे भी इजी मेथड है आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस। क्योंकि ये जो पेट की चर्बी होती है ना, जिसे हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का, शुगर का, जिगर पे चर्बी का, जो बहुत सी बीमारियों को, सिरोसिस को जन्म ले सकती है, दिल की तकालीफ का। सो आप एक इंची टेप से अपनी वेस्ट की सरकमफ्रेंस को मेजर कीजिए। ख़वातीन में 80 सेंटीमीटर से कम और मर्दों में 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस ख़वातीन में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा और मर्दों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ये मशवरा कीजिए कि किस तरह मैं हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर सकता हूँ। मैं कभी भी किसी पेशेंट को क्रैश डाइटिंग, कीटो डाइट, रैपिड वेट लॉस का मशवरा नहीं देती हूँ, क्योंकि उससे जिस्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, स्किन सैग कर जाती है, हेयर फॉल हो जाते हैं, जीआई इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है और मरीज़ को इन द लॉन्ग रन बहुत मसाइल होते हैं। सो वेट लॉस ज़रूर करें, बहुत अच्छा है। ये इंजेक्शंस हेल्प भी करते हैं, बट इट हैज़ टू बी अ हेल्दी जर्नी। ये ना हो कि आप अपने आप को मार के बस पतले हो जाएं और फिर आपकी सेहत तबाह नहीं जी, और खुद से फैसला बिल्कुल नहीं करना। आपने किसी अच्छे माहिर डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप ख्वाहिशमंद भी हैं ना वेट कम करने के, तो डॉक्टर साहिबा ने बता दिया सबसे पहले तो ये इंजेक्शन है किन लोगों के लिए। अगर आप करना चाह रहे हैं फिर भी अपना वेट कम, तो फिर आपको माहिर डॉक्टर के साथ जो है वो इन टच रहना है, अपने लैब टेस्ट करा के फिर जैसे जैसे आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा, डोज जहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो आपके डॉक्टर को बेहतर पता है, ताकि उसके आपको बुरे नताइज ना मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं और वो टॉपिक है जी विरासत। विरासत बेसिकली है क्या, और विरासत में ख़वातीन का राइट क्या है, मर्दों का हक़ क्या है, विरासत में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो टाइमली ले लिए जाएं तो आप बहुत बड़े मसाइल से बच सकते हैं। हमारे साथ जी माहिर कानून मौजूद हैं, चौधरी सरफराज अली दयाल साहब, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमें बता दें विरासत क्या होता है। विरासत बेसिकली प्रॉपर्टी का मालिक जब फौत हो जाता है तो उसके लीगल हेयर जो जिनके नाम इनहेरिटेंस होनी होती है वो प्रॉपर्टी उसको विरासत कहते हैं, जितने भी कानूनी वारसान होते हैं। इसका तरीकाकार तो ये होता है कि विरासत जो डिसीज्ड की बेवा होती है उसको 1/8 हिस्सा जाता है, जो डिसीज के बेटे होते हैं उनको उनको पूरा हिस्सा और बेटी को आधा हिस्सा, ये तरीकाकार है। और जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके लीगल हेयर को 2 काम करने चाहिए। सबसे पहले तो अगर उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है तो नादरा के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाके डेथ सर्टिफिकेट देंगे और डिटेल देंगे और नादरा एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। वो सर्टिफिकेट लेके वो कंसर्न तहसीलदार को देंगे जो उनके नाम विरासत का इंतकाल हो जाएगा।
अगर उनके दरमियान डिस्प्यूट है तो फिर वो एक सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ताकि ये जो डिसीज़ के वारसान हैं उनको लीगल हेयर डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद वो डिक्री की कापी, डेथ सर्टिफिकेट और उसके साथ एक एफिडेविट लेके सबमिट करेंगे मुतलका तहसीलदार के पास कि हमारा जो वारस था वो फौत हो चुका है, हमारे अलावा उनका कोई लीगल हेयर नहीं है, लिहाजा प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दी जाए। इसमें समटाइम होता ये है कि कुछ जो मेल अफराद फैमिली के होते हैं वो डिप्राइव कर देते हैं फीमेल्स को प्रॉपर्टी के। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि फ़ीमेल इल्म होने के बाद वो ले डाउन रहती हैं, इंटीमेट नहीं करती कंसर्न फोरम को। उसका तरीकाकार ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि विद इन 30 डे जब उनको पता चले कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो गलत तौर पे ऑन दी बेसिस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो गई है किसी और के नाम, उन्होंने एक एप्लीकेशन देनी, अपील फाइल करनी है बिफोर द एसी कि हम मालिक हैं, हमें 4 डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रिए डिप्राइव कर दिया गया प्रॉपर्टी से, लिहाजा हमारी जो प्रॉपर्टी है टू द एक्सटेंड ऑफ आवर शेयर वो हमारे नाम ट्रांसफ़र की जाए। इसका दूसरा फोरम जो गवर्नमेंट ने बनाया वो बेसिकली एक एक्ट बनाया गया है, द इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2020, जिसके तहत सूबाई मौसम एक फ़ीमेल मुकर्रर की गई है, जिसका पर्पस सिर्फ ये है कि टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द फीमेल। ठीक है। उनको ये पावर दी गई है कि अगर किसी फीमेल को उसके राइट से डिप्राइव कर दिया गया, उससे पोजेशन छीन लिया गया या उसको हरासा किया जाता है पब्लिक प्लेस पे, ये तीनों अथॉरिटी उनके पास हैं। इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करनी है वहाँ, वो जो वुमेन अम्बड्समैन है वो कंसर्न जो डीसी है मुतलका डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से रिपोर्ट मंगवाएंगे और रिपोर्ट के बाद वो जो तमाम प्रॉपर्टी है उसके बारे में वो प्रॉपर आर्डर पास कर सकेंगे। लेकिन हमारे मसाइल तब पैदा होते हैं कि जब जो फीमेल्स हैं इल्म होने के बावजूद काफ़ी देर तक खामोश रहती हैं, क्योंकि कानून में एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बयान की गई है हर चीज़ की। अगर आपने किसी इंतकाल को चैलेंज करना है तो विद इन 30 डे आपने उसके खिलाफ अपील फाइल करनी है। अगर आप अपील फाइल नहीं करते तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा और कानून कहता है कि जस्टिस ऑफ डोर ऑफ जस्टिस विल बी क्लोज्ड आफ्टर द टाइम ऑफ द लिमिटेशन। वो टेक्निकली नॉकआउट हो जाती हैं, उनका जो राइट होता है उससे डिप्राइव हो जाती हैं। सही। इसमें होना ये चाहिए कि विजिलेंट रहना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए और अपने राइट्स के लिए जैसे इनको इल्म होता है जो प्रॉपर फोरम है वहाँ इनको इमीडिएटली जो है वो रश करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या ये भी होता है कि अगर कोई 3-4 मरले का घर ही है तो मसला, ये बहुत बड़ी जायदादों में ऐसे मसाइल होते हैं? नहीं, सब में ही होते हैं। ठीक है। 3-4 मरले के घर में होते हैं। पर्पज़ ये है कि जब आपको डिप्राइव कर दिया जाए आपके शेयर से जो जिसके लिए आप इंटाइटल्ड हैं, उसके लिए भी यही होता है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? क्या जब आपके वालिदैन हयात है तब आपको कुछ डिसीजन ले लेना चाहिए? नहीं, जब वालिद जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है उसकी मौजूदगी में अगर वो चाहे तो कर सकता है। जब तक वो बंदा किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, उसकी जो औलाद है, उसके जो लीगल हेयर है, उनको कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी। अगर अपनी मर्जी से वालिदैन अपने बच्चों में से किसी एक को ज़्यादा हिस्सा देना चाह रहे हैं तो उसमें किसी दूसरे को प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? वो कोई कानूनी रास्ता तो नहीं इख्तियार कर सकता कि औलाद तो सारी है, इसको क्यों ज़्यादा? नहीं, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है वो एक्सक्लूसिव पावर उसके पास होती है, जिसको चाहे वो प्रॉपर्टी दे दे, चाहे किसी थर्ड पर्सन को दे दे। लीगली तौर पे मालिक के पे कोई बार नहीं है कि किसी बेटे को दे दे या किसी एलियन को दे दे, उसको रोका नहीं जा सकता। सही हो गया। अच्छा जी, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर कहीं पर विरासत के बंदर बांधवे नाइंसाफ़ी की जाती है तो फिर कानून किस तरह से, क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं एक लंबा रास्ता, एक लंबा प्रोसीजर होता है, बार बार आपको जाना पड़ता है, इंसाफ फिर नहीं मिलता, उसकी वजूहात क्या हैं? उसके लिए सबसे बेहतर फोरम जो है वो वुमेन अम्बड्समैन है। वो बहुत स्पीडी ट्रायल वहाँ होता है। जैसे आपने कंप्लेंट फाइल करनी है, इमीडिएटली उन्होंने कंसर्न डीसी से रिपोर्ट मांगनी है, वो स्पीडी रेमेडी है। वो तकरीबन 1.5-2 माह में वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सिविल लिटिगेशन की तरफ जाते हैं, कोर्ट की तरफ जाते हैं तो प्रोसेस वो थोड़ा लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रही है औरतों को ये जो सूबाई मौसम के ऑफिस से जो फीमेल के। ठीक हो गया। अच्छा जी, इशू क्या क्या आते हैं? लेट्स सपोज अगर कोई जायदाद का मसला है, कुछ भाइयों में ही अगर इशू चल रहा है, अदालत में उनका मामला चल रहा है, एक के बाद एक तारीख दी जा रही है, तो इसकी क्या वजूहत होती है? मामले को डिले क्यों किया जाता है? इशू क्या आते हैं इसमें? असल में सिस्टम में कम्प्लिकेशंस हैं। कम्प्लिकेशन इसलिए है कि सबसे पहले जब एक केस फाइल होता है कोई ये प्रोसीजर ये है कि 3 दफ़ा उसमें समनिंग नोटिस होनी है, उसके बाद प्रोक्लेमेशन होना है, फिर पार्टी ने आ जाना है,
फिर सबसे पहले जब रिप्लाई सबमिट करते हैं, एक पार्टी सबमिट करती है, 3 माह वो निकाल देती है, फिर दूसरी सबमिट करती है, उसके बाद एविडेंस का प्रोसेस आ सकता है। ये जो प्रोसीजर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जैसे ही वो पार्टी आती है उनसे कहें जी आप रिप्लाई सबमिट करके एविडेंस करवा दें, लेकिन सिस्टम एक उसकी मेन वजह यह है कि एक सिविल जज के पास 200 से 300 केस लगा होता है, और इतने ज़्यादा केसेस उनके लिए करने फिजिकली भी बहुत मुश्किल होते हैं। चाहिए तो ये है कि एक सिविल जज के पास 3, 4 या 5 केसेस हों एविडेंस के, तो फिर तो एविडेंस हो जाएगी। आजकल वैसे उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने 2 कोर्ट्स बनाई हैं, एक एडमिन कोर्ट है, एक ट्रायल कोर्ट है। एडमिन कोर्ट का काम है कि समनिंग प्रोसेस मुकम्मल करके उन्होंने फॉरवर्ड कर देना फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस ट्रायल कोर्ट को। अब थोड़ा जो मामला हैं वो बेहतर हुए हैं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्पीडी काम हो रहा है, जो केसेस पेंडिंग थे वो बहुत जल्दी, लेकिन सिविल कोर्ट में अभी एज इट इज़ है, कोई इतना फ़र्क नहीं हो रहा। चलिए जी, इस पर हम आके बात करते हैं, अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। विरासत के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। चौधरी सरफराज साहब, होता ये है कि सम टाइम आपको एंड पे जाके पता चलता है कि जी आपके वालिद साहब ने दूसरी शादी भी कर रखी है, वहाँ से भी बच्चे हैं, तो जायदाद के इक्वली हकदार वो बच्चे भी होंगे? सेम शेयर होगा। ठीक है। जो मेल है उसको पूरा हिस्सा मिलता है, फीमेल को 1/2 मिलेगा, जो बेवा है उसको 1/8 मिलेगा। एक शादी है, 2 शादियाँ, 4 शादियाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हिस्सा में। वो कोई डिवीज़न नहीं होती कि पहली शादी वाले को ज़्यादा, दूसरी शादी वाले को, सबको सेम मिलेगा। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि अगर हम देखते हैं कि जी बड़े बहन भाई हैं वो तो जायदाद हथिया के बैठ गए, तो छोटे बहन भाइयों को फिर इसमें क्या करना चाहिए? उसमें यह है कि जब कोई माइनर होता है, जब वो बालग हो जाता है, तो उसको इमीडिएटली जो है वो कंसर्न कोर्ट से रब्ता करना चाहिए कि जनाब ये मेरा राइट था, मैं छोटा था, मेरा राइट उन्होंने डिप्राइव कर दिया मुझे, वो मुझे दिया था। लेकिन उसमें डिले नहीं करना चाहिए। विद इन स्टेपुलेटेड पीरियड जो कानून में मुकर्रर है, विद इन दैट टाइम, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर इल्म होने के बाद एक नाबालग विद इन 3 ईयर उसको चाहिए कि अपनी रेमेडी जो है वो कंसर्न कोर्ट से ले। ठीक है। अगर किसी के सिर्फ बेटियां ही हैं तो उस पे फिर आपके क्या ताया चचा के बेटे अगर उठ के ये कहें कि जी इसमें हकदार हम भी हैं, तो वो जाता है उसमें अगर एक बेटी है तो 1/2 है, अगर एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो 2/3 बेटियों को जाएगा और बाकी सारा जो दूसरे लीगल हेयर हैं उनको चला जाएगा। वो कैसे लीगल हेयर हो सकते हैं ना? देखें, एक आपके वालिद साहब ने सारी चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, उसमें आपके भाई के बच्चों का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट? ये बेसिकली इनहेरिटेंस लॉ जो है ना, ये अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है, ठीक है ना। उसके मुताबिक, और दूसरा जो इस्लाम के मुताबिक भी बेटियों को जो शेयर है वो यही जाएगा। वो जितने उसके बाद जो बकाया बचता है, वो जितने लीगल हेयर हैं, स्टेप रखे हुए हैं, जो क्लोज हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज है उनको जाएगा। ठीक हो गया। उसमें अगर क्या बेटियों से ज़्यादा हिस्सा जो है वो फिर आपके बाकी रिश्तेदारों में दे दिया जाता है? नहीं, 3 हिस्से बेटियों को जाएंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो बाकी जो चौथा हिस्सा है वो वापस चला जाएगा जो दूसरे ताया चचा है सबको। सही। ये भी बता दीजिएगा कि जिनके पास बहुत सारी जायदाद है और वो चाहते हैं कि काम खुशउस्लूबी से हो जाए, बच्चों में तमाम चीज़ें जो हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको पहले से क्या किसी वकील से जाकर सारा रब्ता? उनको सबसे 2 हल हैं। एक तो गिफ्ट के हिबा कर दें अपनी ज़िंदगी में, और हिबे की शराइत ये है कि उसमें पोजेशन देना और रजामंदी लेना ज़रूरी है। और दूसरा एक वसीयत होती है जिसमें डिस्क्राइब कर देते हैं कि मेरे बाद ये लोग जो है ना वो ये इस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, या अपनी ज़िंदगी में ही उनके नाम ट्रांसफ़र कर दें। ये 3 तरीक़ाकार होती हैं इसमें ट्रांसफ़र करने। ठीक हो गया है। इसके लिए आपको पहले से ये प्लान करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बता दें कि अगर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, तो इक्वली तकसीम हो जाती है? भाई का ज़्यादा हिस्सा होगा, बहन का जितना बताया गया टोटल शेयर चला जाएगा, फिर बाहर नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अगर मेल चाइल्ड है ना तो फिर टोटल शेयर जो है वो उसको जो औलाद है डिसीज की उसको जाएगा। सही। फिर किसी चचा ताया को नहीं जाएगा। ठीक हो गया। साथ साथ ये भी बता दें, वो जायदाद जो कि बीवी के नाम लग जाती है उसका हकदार कौन होता है? सेम एज इट इज, दोनों बेटा। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि अगर इस पे कोई सुकम है, अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको बार बार जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल रहा, मर्द हजरात को भी खवातीन को भी, फिर उनको क्या करना है? बेसिकली तो इसमें अगर वो समझते हैं कि हमारा केस जो सिविल कोर्ट जहाँ फाइल किया बड़ा स्लो है, तो एक अथॉरिटी बनाई हुई है MIT, मेंबर इंस्पेक्शन टीम है जो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो सुपरवाइज करते हैं इन तमाम कोर्ट्स को।
वहाँ जाके एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, जी मैं इतना फेस नहीं कर सकती, या मैंने बाहर जाना है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या डिले बहुत हो गया, तो फिर वो कंक्लूड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आपने विद इन स्टेपुलेटेड पीरियड 3 माह 4 माह में उसको कंक्लूड करना है केस को। तो फिर उसका ये होता है कि हर डेट पे उनको रिप्लाई करना पड़ता है MIT को, उससे केस स्पीड अप हो जाता है और जल्दी उसका फैसला। ठीक हो गया। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा कि ये जो औरतें हैं ये मजलूम बन के घरों में बैठी रहती हैं, डरती रहती हैं, अपना राइट्स नहीं मांगती। ये इनकरेज करता है उन लोगों को जो जालिम है, जो अपनी बहन और बेटियों का हिस्सा खाती हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से अपने हकूक़ को, जो उनको हकूक़ कानून ने प्रोवाइड किए हैं, अगर वो असेल करेंगी तो डिस्करेज होंगे वो लोग जो इनको डिप्राइव करते हैं। सही जी। तो ये इसके लिए आपको करना क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो जिनकी बर्थडे हम उनको विश करने जा रहे हैं, तो बर्थडे लिस्ट की तरफ आएंगे जी। आज बर्थडे है जी 7 तारीख है। सो उसकी तरफ आ जाते हैं, अनाउंस कर देते हैं। नाम रज़िया फ़ातिमा की सालगिरह है। इसके बाद जी हादिया फ़ाइक की सालगिरह है, रज़िया सुल्ताना की सालगिरह है, साजिद मुगल और अहमद रियाज, और इसके साथ साथ ज़मान अली की सालगिरह है जो कि एडमिट डिपार्टमेंट है, इंचार्ज हाउस कीपिंग है जी सिटी 42 के। सो ज़मान को भी हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। और इसके साथ साथ जिन लोगों की आज सालगिरह है सब लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह कल है और आप भी चाहते हैं कि आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएं, तो करना आपने क्या है जी, अपने पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप कर दें। स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, अपने नाम के साथ अपने पिक्चर भेजें। प्रोग्राम में आपके पिक्चर को शामिल करके आपकी बर्थडे को भी ऐसे ही स्पेशल बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, फीडबैक दीजिए। एंड येस, अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप हमें अपना टैलेंट शेयर कीजिए। हो सकता है हमारे मेहमान प्रोग्राम में आप भी हों। सो इसके लिए जी आप हमें शेयर कर सकते हैं जी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे अपना लिंक्स वगैरह। सो आपको हम अपने प्रोग्राम में मदद करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपकी और हमारी मुलाकात होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।